दोस्तों, क्या आपका भी कल यानी कि 19 फरवरी को संस्कृत का एग्ज़ाम है? तो आपके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं, क्योंकि दोस्तों आप केवल इस लेक्चर को देखकर अपना सारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही सही बना सकते हैं। दोस्तों, हम दावा करते हैं कि अगर आप हमारा इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। उसके बाद आपको एक और बात बता दें कि हम सारे क्वेश्चन को इस प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको पूरा यही याद हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप अगर पूरे क्लास को देख लिए तो आपको पूरा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और दोस्तों, यह क्लास आपके सब्जेक्टिव में भी बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप कल एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो कल एग्ज़ाम में आएगा और निश्चित रूप से आपका सारा ऑब्जेक्टिव सही होगा। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद के रचनाकार कौन है? दोस्तों, अगर उपनिषद के रचनाकार की बात करें तो इसको लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो याद रखिएगा, इस पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अणु से छोटा कौन है? देखिए दोस्तों, हमारे किताब के अनुसार अणु से छोटा आत्मा को बताया गया है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, किसकी जय होती है? तो याद रखिएगा, सत्य की जय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप सुने भी होंगे, सत्यमेव जयते। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? दोस्तों, पाटलिपुत्र के इतिहास की बात करें तो यह 2500 वर्ष पुराना है। मतलब कि लगभग यह 500 ईसा पूर्व से इसका इतिहास रहा है। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह पाटलिपुत्र का ही महोत्सव है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो दोस्तों, वह शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो यह मौर्य वंश का संस्थापक भी था और जो अशोक था इसी का पोता था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों, जो पाटलिपुत्र है यह पटना का ही पुराना नाम है। याद रखिएगा, और यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप कभी भी पटना जाएंगे तो देखिएगा, वहां पे गंगा नदी के किनार पर वह शहर बसा हुआ है। अगला सवाल है, यूनानी राजदूत कौन था? देखिए दोस्तों, यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, जो किसका दरबार में रहता था? तो सिकंदर के दरबार में। और सिकंदर ने इसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था कि जाओ और वहाँ का वेशभूषा और वहाँ का शासन प्रशासन देखो कि कैसा है। तो मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और यहाँ पे रहा, यहाँ के शासन व्यवस्था को देखा और इसी के ऊपर उसने मैग्निफेरा इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। दोस्तों, मेगस्थनीज के बुक का नाम केवल इंडिका भी मैक्सिमम जगह रहता है, तो आप केवल इंडिका ही याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अलसियों को आग से किसने निकाला? तो अलसियों को आग से निकाला था एक नियोगी पुरुष, यानी कि एक ममतापूर्ण वाला पुरुष। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो दोस्तों, यह हितोपदेश से संकलित है और इसके लेखक हैं नारायण पंडित। आपको हम एक बात यहाँ पर जरूर बताएंगे कि आप जितने भी लेखक हैं और उनकी जो कृतियाँ हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। विश्वेश्वर कौन था? दोस्तों, विश्वेश्वर जो था वह मिथिला का मंत्री था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कितने आलसी सोए हुए थे? दोस्तों, आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें कुल 4 आलसी सोए हुए थे जो एक से बढ़कर एक थे। अगला सवाल है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार के अनुसार जो आलस्य है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है।
अगला सवाल है शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में वैदिक कालीन महिलाओं में किसका नाम प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, ये सारे नाम वैदिक कालीन महिलाओं के ही हैं, लेकिन जब बात आएगी शास्त्र लेखन की तो वो हो जाएगा अपला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो दोस्तों उनका नाम है मिथिलेश कुमारी मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला सवाल है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो इनकी पत्नी का नाम था मैत्रेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है विजयंका किस वर्ण की थी। तो दोस्तों विजयंका का जो वर्ण यानी कि उसका रंग, तो दोस्तों वह श्याम यानी कि काला था, याद रखिएगा। अगला सवाल है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की। तो गंगा देवी ने लिखा है मधुरा विजयम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत भूमि कैसी है। दोस्तों हमारे पाठ के अनुसार भारत भूमि जो है विशाल, निर्मल और वत्सल है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो दोस्तों अगर भारतीयों की विशेषताओं की बात करें तो उसका वर्णन किया गया है भारत महिमा पाठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नाम में ही भारत महिमा है। अगला सवाल है इस देश यानी भारत का गुणगान कौन करते हैं। तो भारत का गुणगान देवता भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है हमारी भारतीय धारा कैसी है। दोस्तों इसको निर्मला बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है देवता क्या गाते हैं। तो दोस्तों देवता भारतवर्ष के गीत को गाते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विनय किसका नाश करता है। तो दोस्तों विनय से अपशय का नाश होता है, यानी कि अकीर्ति का नाश होता है। अगला सवाल है किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। देखिए दोस्तों क्रिया या व्यवहार के बिना जो ज्ञान है उसको भार स्वरूप बताया गया है। अगला सवाल है सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। देखिए दोस्तों धर्म की बात करें तो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है सत्य, जो धर्म है यह सबसे श्रेष्ठ है। अगला सवाल है नरक के कितने द्वार हैं। तो दोस्तों हमारे पाठ के अनुसार नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, यही आप भी वहां पे लिख के आइएगा। अगला सवाल है सुख का आधार क्या है। देखिए दोस्तों सुख का आधार धर्म को बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला सवाल है इति प्लस आदि की संधि क्या होगी। तो दोस्तों इति में आदि को जब हम जोड़ेंगे तो इससे बनेगा इत्यादि, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः जोड़ते, और पूछेगा यह किस प्रकार का संधि है। तो यह विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है। अगला सवाल है सूर्योदय में कौन सी संधि है। देखिए दोस्तों सूर्योदय की बात करें तो इसमें गुण संधि है। आपको हम थोड़ा सा समझाते हैं कि गुण संधि क्या होता है। इसके पहले हम आपको एक और बात बता दें कि हम अपने हिंदी की क्लास में सारे संधियों का अच्छे से वर्णन कर चुके हैं, तो आप उसको भी जाइए और देखिए। अभी देखिए गुण संधि का मतलब होता है कि जब किसी संधि में अ हो या आ हो और इसमें हमको जोड़ना है ई या ई, तो ये बन जाता है ए। और अ हो या आ हो और इसमें हमको जोड़ना है उ या बड़ा उ, तो ये दोनों मिलके ओ बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं गुण संधि। तो देखिए जो सूर्योदय होता है इसका संधि विच्छेद होता है सूर्य जोड़ उदय, तो इसमें य का अ और उदय का उ मिल रहा है, तो ये दोनों मिलकर ओ बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा गुण संधि होगा। अगला सवाल है त प्लस त धन लकार की संधि क्या होगी। तो दोस्तों इससे बनेगा तलकारः, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है विद्याधन आलय की संधि क्या होगी। तो इसकी संधि होगी विद्यालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही जवाब है। अगला सवाल है नील कमल में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों नील कमल की बात करें तो इसमें कर्मधारय समास है, याद रखिएगा।
इसका मतलब हुआ नीला है जो कमल, यानी कि जो कमल नीला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा कर्मधारय समास। अगला सवाल है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण दे। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है। तो इसमें जो प्रतिदिनम है इसमें प्रति की प्रधानता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दशानन में कौन सा समास है। दोस्तों दशानन की बात करें तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। आपको बता दें कि बहुव्रीहि समास ही क्यों होगा। देखिए इसमें क्या है कि दो पद मिलके एक शब्द बनाए हैं, मतलब दस और आनन, मतलब कि 10 है जिसका सिर, और जो ये शब्द बना है वह किसी तीसरे को बता रहा है, मतलब कि ये पूरा शब्द मिलकर रावण के बारे में बोल रहा है। तो इस प्रकार के जो हमारे समास होते हैं उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला सवाल है पितरों का विग्रह क्या होगा। दोस्तों पितरों के विग्रह की बात करें तो संस्कृत में इसका विग्रह होता है माता च पिता च, जिसका हिंदी में अर्थ देखें तो होता है माता और पिता दोनों। अगला सवाल है प्रतिदिनम में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें भी प्रति की ही प्रधानता है, मतलब पहले पद की प्रधानता है, तो निश्चित रूप से इसमें अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पठ धातु में तुमून प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। देखिए दोस्तों जब हम पठ धातु में तुमून प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बनेगा पठितूम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। हम आपसे एक बार एक और बात बोलेंगे कि आप जितना भी धातु है ना उसमें पठ धातु जरूर याद कर लीजिएगा और बालक का रूप भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगला सवाल है गत्वा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों तो इसमें कत्वा प्रत्यय है, याद रखिएगा। प्रत्यय के बारे में बता दें कि वह शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके रूप और अर्थ को बदल देता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और वह शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और रूप को बदलते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें जो कत्वा है वो ग के बाद में लगा है, तो इसलिए यह प्रत्यय होगा और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है लेखकः में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों लेखकः की बात करें तो इसमें नऊल प्रत्यय है। अब पूछिए कैसे। देखिए जब किसी क्रिया में उसके करने वाले का बोध करा दिया जाए, यानी कि किसी क्रिया से जब उसके करने वाले का बोध हो जाए तो उसको हम नऊल प्रत्यय बोलते हैं। जैसे हम लेख में क मिलाएंगे तो लिखने वाला बन जाएगा, तो इस प्रकार से इसमें जो ये प्रत्यय क लगा है ना इसको हम कहेंगे नऊल प्रत्यय, याद रखिएगा। अगला सवाल है बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें टाप स्त्री प्रत्यय है। अब पूछिए कैसे। देखिए संस्कृत का या हिंदी का एक रूल होता है कि मैक्सिमम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए लास्ट में आ की मात्रा जोड़ देते हैं। तो जब हम आ की मात्रा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं तो आ उसमें एक प्रत्यय की तरह जुटा, तो यहाँ पर आ को जो प्रत्यय की तरह जुटा है उसको टाप प्रत्यय बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्री धातु में अन्य प्रत्यय का उदाहरण है। देखिए क्री धातु में अन्य प्रत्यय का उदाहरण है करनियम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है छात्र कंदुकेन क्रीडति, इस वाक्य में कंदुकेन में कौन सी विभक्ति है। देखिए दोस्तों तो इस वाक्य में हमारा तृतीया विभक्ति है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आप एक बार बालक का जो रूप है उसका याद कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है रुच्यार्थना प्रियनामः सूत्र किस कारक से संबंधित है। देखिए आपको एक बता दें यहाँ पर कि जब रुचि की बात आ जाए या किसी के पसंद नापसंद की बात आ जाए तो वहाँ पे हमेशा जो होता है वो संप्रदान कारक ही होता है। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर रुचि की बात आई है। अगला सवाल है बालकाय मोदकम रोचते में कौन सा कारक है। दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर रुचि की बात आ गई, मतलब पसंद की बात आ गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संप्रदान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल है कर्मणि द्वितीया का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, अगर कर्मणि द्वितीया की बात करें तो इसका उदाहरण है राम रावण हंति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अपदाने पंचमी का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, अपदान का मतलब होता है कि एक चीज से दूसरा चीज अलग हो रहा है। तो देखिए इसमें जो वृक्षात पत्रन पतती है, इसमें वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दानवीरता पाठ में कर्ण किसके पक्ष में युद्ध कर रहा है। तो दोस्तों कर्ण कौरवों के पक्ष में था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर सवाल है कर्ण किसके पुत्र थे। तो दोस्तों कर्ण की बात करें तो वो सूर्य के पुत्र थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया। तो दोस्तों इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल ले लिया था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है शास्त्र किसका कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो दोस्तों शास्त्र में मनुष्यों का कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराया गया है। 55 नंबर सवाल है महतो महियान क्या है। दोस्तों महतो महियान मतलब कि महानों में महान बताया गया है परमात्मा या आत्मा को। अगला सवाल है पटना में गंगा नदी पर कौन सा पुल है। तो दोस्तों उस समय उस पर केवल गांधी सेतु था, याद रखिएगा। आप इसी सवाल को मतलब इस जवाब को ही सही मानिएगा। अभी वहाँ पे जेपी सेतु भी बन गया है, लेकिन हमारे पाठ के अनुसार इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सरस्वती का कुल गृह महानगर किसे कहा गया है। तो दोस्तों यह पाटलिपुत्र को ही कहा गया है, याद रखिएगा, और पाटलिपुत्र पटना का ही पुराना नाम है। अगला सवाल है नदी पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी कि नदी पुरुष के पास जाती है, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। देखिए दोस्तों तो इसमें हमारा हो जाएगा नाम रूपे विहाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यह दोस्तों हमारे पाठ से लिया गया है। अगला सवाल है किसकी विजय नहीं होती। तो जैसा कि आपको पता है कि सत्य की विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आलस कथा के रचनाकार कौन है। दोस्तों इसके रचनाकार है विद्यापति, याद रखिएगा। विद्यापति हमारे मैथिली के बहुत बड़े धरोहर हैं। अगला सवाल है संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। तो आलसियों का रक्षक बताया गया है कारुणिक, यानी कि दयावान व्यक्ति को। अगला सवाल है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। तो उसमें कुल 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है शंकर चरितम के रचनाकार कौन है। तो इसको लिखा गया है पंडिता क्षमा राव के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारतीयों को किस देश पर गर्व है। तो दोस्तों भारतीयों को निश्चित रूप से भारत पर भी गर्व होगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देख लेते हैं भारत भूमि किससे सेवित है। दोस्तों भारत भूमि की बात करें तो इसको सागर पर्वत झरना नदियां मतलब कि सभी से सेवित बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है परम तृप्ति यानी कि सबसे बड़ी संतुष्टि किससे मिलती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संतुष्टि हमें विद्या से मिलती है, यानी कि ज्ञान से मिलती है। अगला सवाल है विनय नम्रता किसको मारता है। तो दोस्तों नम्रता से अपशय का नाश होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है राम प्रवेश राम को कहाँ से प्रोत्साहन मिला। तो दोस्तों उनको प्रोत्साहन मिला था अपने शिक्षक से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो याद रखिएगा ये प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अगला सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों उनके बचपन का नाम था मूल शंकर और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो ये किया गया था 1875 ईस्वी में, और कौन किया था तो दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है व्याघ्रपथी कथा यानी कि बाघ और राहगीर की कहानी किस ग्रंथ से संकलित है।
तो दोस्तों उस ग्रंथ का नाम है हितोपदेश, याद रखिएगा। और इसके रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? दोस्तों बूढ़े बाघ के हाथ में कूस या घास था। अगला सवाल है पथिक यानी कि राहगीर किसमें डूब गया? तो दोस्तों जो राहगीर था वह कीचड़ में डूब जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है उपदेश का महत्व किस पाठ में दिखाया गया है? देखिए दोस्तों उपदेश का महत्व दिखाया गया है व्याघ्रपथी कथा में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विसर्ग प्लस स्वर के मेल से कौन सी संधि होती है? तो दोस्तों इससे विसर्ग संधि होता है। देखिए विसर्ग प्लस स्वर हो या विसर्ग प्लस व्यंजन हो, जो संधि होगा अगर विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि ही होगा। अगला सवाल है देव प्लस इंद्र संधि क्या है? देखिए दोस्तों अब अगर इसकी संधि करेंगे तो हमें मिलेगा देवेंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है नी प्लस रोग की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इससे बनेगा निरोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अद्य एवं एव की संधि क्या होगी? तो दोस्तों इससे बनेगा अद्वैव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल है तव प्लस आकार की संधि क्या होगी? तो इससे बनेगा तवाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि छोटा। अगला सवाल है राजपुरुषा का सही विग्रह क्या है? तो दोस्तों इसका सही विग्रह है राज्ञः पुरुषः, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों राम लक्ष्मणों में की बात करें तो इसमें राम और लक्ष्मण दोनों ही पद प्रमुख हैं, किसी को भी किसी से कम नहीं कहा जा सकता है। तो जिस शब्द में दोनों पद की प्रधानता होती है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अहि नकुलम में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें अहि की प्रधानता है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला सवाल है यथाशक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों एक बार फिर से इसमें यथा की प्रधानता है, यानी कि पहले पद की प्रधानता है, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है दा धातु में तुमून प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? दोस्तों जब दा धातु में तुमून प्रत्यय लगाएंगे तो उसके बाद बनेगा दातुम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है नम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? तो दोस्तों जब इसमें हम नम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बनेगा नत्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है गुरु शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो दोस्तों अगर चतुर्थी विभक्ति एक वचन की बात करें तो उसका हो जाएगा गुरुवे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को बता दें कि आप गुरु, बालक और लता का जो रूप है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है बालक शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? दोस्तों हम आपसे अभी बताए हैं कि बालक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसके पंचमी विभक्ति बहुवचन की बात करें तो वह होता है बालकेभ्यः, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है गम धातु का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो दोस्तों वह हो जाएगा गच्छामि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पस्य किस लकार का रूप है? देखिए पस्य की बात करें तो यह लोट लकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है तेन में कौन सी विभक्ति है? दोस्तों अगर हम तेन की बात करें तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है सह सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है? देखिए दोस्तों तो इसका जो होगा वो होगा ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सा सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप ता होता है। अगला सवाल है आपदान कारक में कौन सी विभक्ति है? दोस्तों आपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, याद रखिएगा। आपको कारक के बारे में भी हम बताए हैं, तो आपदान जो होता है वो पंचमी विभक्ति है।
अगला सवाल है नद्याः में कौन सी विभक्ति है। देखिए दोस्तों, नद्याः की बात करें तो इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अतः अव्यय का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, अतः का मतलब होता है इसलिए, याद रखिएगा। आप सामान्य बोलचाल की भाषा में भी उपयोग करते हैं इन शब्दों का। अगला सवाल है सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है। दोस्तों, सह के योग में होता है तृतीया विभक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला सवाल है रुचि धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। हम आपको बता दे रहे हैं कि रुचि धातु के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है भित्रार्थना भय हेतु सूत्र किस कारक का है। देखिए दोस्तों, तो यह आपादान कारक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। हम जितने भी क्वेश्चन को बता रहे हैं, जो भी समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सवाल है यदा अव्यय का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, आप अक्सर सुनते होंगे यदा कदा, मतलब जब तब। तो यदा का मतलब होता है जब, अगर कदा रहता तो उसका मतलब होता तब। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है। तो दोस्तों, इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अगला सवाल है किसकी जय यानी कि विजय होती है। तो दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा सत्य की विजय होती है, और यही मतलब होता है सत्यमेव जयते का भी। अगला सवाल है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो दोस्तों, इसमें पटना का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और पटना का ही पुराना नाम पाटलिपुत्र है। अगला सवाल है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है। दोस्तों, इसकी बात करें तो दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया है कुट्टनी मतम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। दोस्तों, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि आपके पुस्तक में जितने भी अध्याय और उसके लेखक दिए गए हैं, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो दोस्तों, उसमें आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, कि कौन कितना बड़ा आलसी है उसका पहचान किया जाए और उनके आलस को दूर किया जाए। अगला सवाल है अनुरणीयान महतो महियान श्लोक की किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए दोस्तों, इसको लिया गया है कठोपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ये भी बहुत प्रसिद्ध चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता है। अगला सवाल है यूनान का राजदूत कौन था। तो दोस्तों, यूनान के राजदूत की बात करें तो वह मेगास्थनीज था। देखिए, आपको बताते हैं, जो मेगास्थनीज था यह यूनान के राजा सिकंदर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यहाँ के शासन प्रशासन के बारे में जानने के लिए। और यहाँ आने के बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और इस पुस्तक में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रशासन का व्याख्या किया। अगला सवाल है हमारा संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। तो दोस्तों, संसार में आलसियों का रक्षक करुणिक यानी कि दयावान व्यक्ति को बताया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी। तो दोस्तों, उसने अपनी पत्नी को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, हम आपको फिर बता दें कि हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब इतने महत्वपूर्ण हैं। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्टिव पैक से ही आएंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, पूरी तरीके से याद कर जाइएगा। अगला सवाल है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो दोस्तों, यह कथन है दंडी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला सवाल है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद पुराण से संकलित है, यानी कि किस पुराण से संकलित है। तो दोस्तों, यह है विष्णु पुराण से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल है संस्कारों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, अगर भाग की बात करें तो संस्कारों को मुख्य रूप से 5 भाग में बांटा गया है, याद रखिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुल संस्कार कितने हैं तो दोस्तों याद रखिएगा कुल संस्कारों की संख्या 16 है। और अगर पूछे कि संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है तो याद रखिएगा संस्कारों को कुल 5 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है हमारा नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, जो नामकरण है वह शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है, यानी कि शिशु अवस्था में ये संस्कार किया जाता है। अगला सवाल है गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा है। देखिए दोस्तों, गृहस्थ जीवन का संस्कार है विवाह, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है। देखिए दोस्तों, जो विदुर नीति है यह महाभारत का अंश है। विदुर जी ने महाभारत में ही अपना नीति दिया है। अगला सवाल है धर्म की रक्षा किससे होती है। देखिए दोस्तों, जो धर्म की रक्षा है वह हमेशा सत्य से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। देखिए दोस्तों, तो इसको लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, याद रखिएगा, और इन्होंने ही इन्होंने ही रामायण की रचना भी की है। अगला सवाल है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो दोस्तों, इस कथा को लिखा गया है हितोपदेश से, और इसकी रचना किसने की है तो याद रखिएगा नारायण पंडित ने। चलिए अब अपने अगले सवाल को देखते हैं दानवीर कौन था। तो दोस्तों, दानवीर कहा गया है कर्ण को, क्यों? क्योंकि उसने अपने कवच कुंडल का दान कर दिया था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अशांति के कितने कारण हैं। दोस्तों, अशांति के अगर कुल कारण देखें तो 2 है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए दोस्तों, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और आकार को बदल दे उसको हम कहते हैं उपसर्ग, और जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ और रूप को बदल दे उसको करते हैं प्रत्यय। तो जो उपसर्ग बोला गया है तो ये किसी शब्द में पहले ही लगेगा। तो देखिए, बिहार में उप लगा है, नहीं लगा है, आहार में भी नहीं लगा है, अपकार में भी नहीं लगा है, लेकिन उपकार शब्द में ये उप लगा है ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है उपकार। अगला सवाल है गम धातु के ऋट लकार भविष्य काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एक वचन का रूप है वह है गमिष्यति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है पितरों में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, अगर पितरों की बात करें तो इसमें हमारा द्वंद्व समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल है हिमालयात गंगा प्रभवती में हिमालयात में कौन सी विभक्ति है। देखिए दोस्तों, हिमालयात में हमारी पंचमी विभक्ति है, और पंचमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है से। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि हिमालय से गंगा प्रभवती, यानी कि गंगा निकलती है। और हम आपको बताए हैं कि जब से का बात आएगा और किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होगा तो हमेशा वह पंचमी विभक्ति होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है लंबा उदर यस्य सह का समस्त पद होगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि जिसका उदर लंबा हो तो उसको हम बोलते हैं लंबोदरः। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। उसको दोस्तों हम गणेश जी भी बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब लंबोदरः होगा। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो दोस्तों, यह अयोध्या कांड से संकलित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया। तो दोस्तों, उन्होंने अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया, याद रखिएगा।
अगला सवाल है मूल शंकर यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई। तो दोस्तों उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, और दोस्तों इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादिक चरतु भवान किसने कहा। दोस्तों ये बाघ ने कहा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कर्णस्य दान वीरता पाठ के रचयिता कौन है। तो दोस्तों इस पाठ को लिखा गया है भास के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। भास को दोस्तों महाकवि भी कहा जाता है। अगला सवाल है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। दोस्तों भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पुराण के रचनाकार कौन है। दोस्तों पुराण के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, याद रखिएगा, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। अपने अगले सवाल को देखते हैं। रूप सौंदर्य की रक्षा किससे होती है। देखिए दोस्तों अगर सौंदर्य की बात करें तो इसकी रक्षा होती है मृज्या यानी कि उबटन से, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विनय किसको मारता है। दोस्तों विनय से अपशय का नाश होता है, यानी कि जो विनय है वो अपशय को मारता है। अगला सवाल है दुख का विषय क्या है। देखिए दोस्तों दुख का विषय बताया गया है अशांति को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है परोपकार से क्या मिलता है। दोस्तों अगर परोपकार की बात करें तो इससे हमें शांति मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। देखिए दोस्तों अगर गौतम ऋषि की बात करें तो इन्होंने न्याय दर्शन की रचना की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। दोस्तों जो कर्मवीर कथा है यह समाज के दलित वर्ग की कथा है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। दोस्तों तो याद रखिएगा इनका जन्म टंकारा में हुआ था, और टंकारा कहाँ है, तो टंकारा गुजरात में है, याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और दोस्तों इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। हमारा अगला सवाल है कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। दोस्तों इसका बात करें तो यह विवाह संस्कार का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला सवाल है इदम सुवर्ण कंगनम गृह्यताम किसने कहा। तो दोस्तों यह कहा था बाघ ने, याद रखिएगा, मतलब मेरे पास सोना का कंगन है। अगला सवाल है इंद्र यानी कि शक्र कर्ण से छल पूर्वक क्या ले गए। तो दोस्तों छल पूर्वक ले गए थे कर्ण का कवच और कुंडल दोनों, याद रखिएगा। अगला सवाल है चरक और सुश्रुत ने शास्त्र का प्रवर्तन किया। देखिए दोस्तों दोनों आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित थे, और चरक ने चरक संहिता और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की है, याद रखिएगा। अगला सवाल है वाराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों अगर इसका बात करें तो वाराह मिहिर ने लिखा वृहत संहिता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अगला सवाल है पटना का इतिहास कितना पुराना है। देखिए दोस्तों अगर पटना के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। लगभग 500 ईसा पूर्व से पटना का इतिहास रहा है। दोस्तों यह मगध महाजनपद का केंद्र हुआ करता था पटना, याद रखिएगा। और जो मगध साम्राज्य की बात करें तो जो सबसे पहला इस पर शासन करने वाला शासक था उसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। और बिंबिसार के समय से ही मगध साम्राज्य जो है अपना एक अलग स्थान बाकी सब साम्राज्यों में रखता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कूटनीमतम
काव्य के कवि कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसके कवि हैं दामोदर गुप्त, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो दोस्तों उसमें से 4 लोग नहीं भागे थे, और चारों कौन थे? तो चारों आलसी लोग थे जो नहीं भागे थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वे हैं पंडिता क्षमाराव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है? याद रखिएगा दोस्तों, उसमें कुल 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? दोस्तों याद रखिएगा इस बात को कि जो 3 संस्कार हैं वो जन्म से पूर्व ही हो जाते हैं, और कुल संस्कार 16 हैं, और संस्कारों को कुल 5 भागों में बांटा गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, अ और उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, अ और उ को मिलाने से ओ बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मन धन रथ संधि करेंगे इसका तो क्या बनेगा? तो दोस्तों इससे हमारा बन जाएगा मनोरथ, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ने धन अनम, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, नयनम का ने धन अनम होता है। अगला सवाल है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास उसको बोलते हैं सॉरी, जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो दोस्तों इस सवाल में हमारे उपगंगम में पहला पद प्रधान है, यानी कि इसमें उप प्रधान है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला सवाल है, त्रिभुवनम में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब किसी शब्द में उसका जो पहला पद है वो कोई गिनती की संख्या हो, त्रिभुवन, चतुर्भुज, अष्टभुज, षष्ठभुज, तो दोस्तों उसमें हमेशा द्विगु समास होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जैसे ही कोई गिनती की संख्या आया तो वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास होगा। अगला सवाल है, हिमालय से गंगा निकलती है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? दोस्तों यह क्वेश्चन लगभग हर वर्ष पूछा ही जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रभवती की जगह पर कभी कभी निसरती भी दे सकता है, तो वो भी सही होगा। अगला सवाल है, सह के योग में कौन सी विभक्ति होगी? देखिए दोस्तों, तो सह के योग में होता है हमारा तृतीया विभक्ति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नमः के योग से कौन सी विभक्ति होती है? देखिए दोस्तों, तो नमः के योग से हमारा होता है चतुर्थी विभक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, पश्यति किस धातु का रूप है? तो दोस्तों जो पश्यति है वह दृश्य धातु का रूप है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब देखना होता है। अगला सवाल है, गच्छ किस लकार का रूप है? दोस्तों अगर हम गच्छ की बात करें तो यह लोट लकार का रूप है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसका चतुर्थी एक वचन का रूप है लताये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि आपको जो प्रमुख रूप याद करना है वो आप याद कीजिएगा बालक और लता, इन दोनों का आप निश्चित रूप से याद करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, अहम शब्द का मूल शब्द क्या है? देखिए दोस्तों, जो अहम शब्द का मूल शब्द है वो है अस्मद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विद्वान शब्द का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर इसके षष्ठी बहुवचन की बात करें तो वो हो जाएगा विदुषाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है।
64 नंबर क्वेश्चन है, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम प्रत्यय की बात करें तो आपको पहले ही बताए हैं कि किसी शब्द में लगा हुआ वह भाग जो शब्द के बाद में लगता है और उसका जो रूप है और उसका अर्थ बदल देता है, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, इसमें ग पहले से है, इसमें कत्वा बाद में लगा है। तो दोस्तों, इसमें जो लगने वाला प्रत्यय है वो हो जाएगा कत्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर सवाल है, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है। इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें तुमून प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है, सेव धन सानच में कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इससे जो हमारा शब्द बनेगा वह हो जाएगा सेव मानह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल है, लघु धन तरफ से क्या बनेगा। देखिए दोस्तों, जब इसका हम संधि करेंगे तो इससे बनेगा लघु तरह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सुंदर धन तल से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए दोस्तों, तो इससे हमारा शब्द बनेगा सुंदरता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है, इंद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो इंद्र का स्त्रीलिंग होता है इंद्राणी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। व्याघ्रधन डीस से क्या बनेगा। तो दोस्तों, इससे हमारा बनता है व्याघ्री, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। देखिए दोस्तों, तो जिस शब्द में भी जो उसका आगे वाला शब्द है उसके पीछे प्र नहीं लगा होगा, उसमें प्र उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा प्रचार। तो देखिए दोस्तों, इसमें 4 मुख्य शब्द है, उसमें प्र लगा हुआ है बाद में, तो ये तो बना है। प्रभाव, भाव मुख्य शब्द है, इसमें दोस्तों प्र लगा हुआ है बाद में, ये भी बना है। और प्रयत्न की बात करें तो इसमें यत्न जो मुख्य शब्द है और इसमें प्र जो है वो लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों प्र उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें प्रतिकार की, तो देखिए दोस्तों, जो प्रतिकार है इसमें कार मुख्य शब्द है और प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रति उपसर्ग है। दोस्तों, आप सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, उसको पढ़ने के बाद ही आपके दिमाग में स्पष्टता आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें प्र उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रति उपसर्ग है। अगला सवाल है, अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए दोस्तों, तो जितना भी ऑप्शन दिया है इसमें जो अभिमान है वो अभि उपसर्ग से बनेगा, बाकी कोई भी शब्द हमारा अभि उपसर्ग से नहीं बनेगा। अगला सवाल है, राज्ञ किस विभक्ति का रूप है। इसको देखिए दोस्तों, तो यह पंचमी षष्ठी विभक्ति का रूप है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अस्था धातु के लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है तिष्ठत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो दोस्तों, वे थे गुरु गोविंद सिंह, और ये सिखों के अंतिम गुरु भी माने जाते हैं। उसके बाद इनका जन्म पटना में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है और ये सिखों के पहले गुरु भी थे, ये सवाल भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है और गंगा नदी के ठीक दक्षिणी जो किनारा है वहीं पर पटना शहर स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो दोस्तों, इसको पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए।
तो दोस्तों कहा गया है हमारे पाठ में कि स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अक्षरारंभ कैसा संस्कार है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि अक्षर का आरंभ यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, तो दोस्तों यह शिक्षा संस्कार होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। दोस्तों स्वामी दयानंद के गुरु की बात करें तो वे थे स्वामी विरजानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। स्वामी दयानंद की बात करें तो इनका पूरा नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। उसके बाद इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी, इस बात को भी याद रखिएगा। और इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। मंदाकिनी का अर्थ क्या है। दोस्तों मंदाकिनी का अर्थ होता है नदी, याद रखिएगा। अगला सवाल है पथिक कहाँ फंस गया। तो दोस्तों पथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है शासक किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पाठ के आधार पर शासक कहा गया है शास्त्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों हम पहले भी बताए हैं आपको कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर याद कीजिएगा। अगला सवाल है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों योग दर्शन के प्रवर्तक है ऋषि पतंजलि। दोस्तों इनका योग का जनक भी ऋषि पतंजलि को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है शक्र यानी कि इंद्र किस वेश में कर्ण के पास गया। तो दोस्तों वह साधु के भेष में गया था, याद रखिएगा, और कवच कुंडल मांग लिया था। अगला सवाल है कवच और कुंडल किसके पास थे। तो दोस्तों वह कर्ण के पास था, जो कि इंद्र उससे छल से मांग लिए थे। अगला सवाल है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। दोस्तों अगर मंगलम पाठ की बात करें तो इसमें कुल 5 मंत्र हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है नदी शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या है। देखिए दोस्तों तो इसका सप्तमी एक वचन का रूप होगा नदयाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है दा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों यह है ददती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पठ प्लस पठधन कत से क्या बनेगा। तो दोस्तों इससे बनेगा पठितः, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका भी सही जवाब होगा। अगला सवाल है नयति में कौन सी धातु है। देखिए दोस्तों तो इसमें हमारा नी धातु है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है राजपुरुषः में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों तो इसमें हमारा है तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। और तत्पुरुष समास की विशेषता होती है कि इसका जो दूसरा पद होता है वो प्रमुख होता है। तो राजपुरुष में जो पुरुष है ये प्रमुख पद है, जिसके कारण यह तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है कुशलः का अर्थ क्या है। दोस्तों कुशलः का अर्थ होता है चतुर, यानी कि चालाक, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कीम धन तरही से क्या बनेगा। तो दोस्तों इससे बनेगा कुतः, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बालक शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या है। दोस्तों हम आपसे फिर बता रहे हैं कि आप बालक शब्द का सारा रूप जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका तृतीया बहुवचन होता है बालकः, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है वध किस लकार का रूप है। तो दोस्तों जो वध है वह लोट लकार का रूप है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार